अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सके और एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो सके तो उसे हम कहेंगे फिजिक्स। तो काइनेमेटिक्स में भी मोशन के बारे में पढ़ते हैं और डायनामिक्स में भी मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन काइनेमेटिक्स में काज नहीं पढ़ते, जबकि जो डायनामिक्स है उसमें हम काज पढ़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद अनीस मदक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल थिंक टू सॉल्व। आज के लेक्चर में हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी हमारे लेक्चर्स हो वो आप तक पहुंच सके। जल्दी से कॉपी निकालो और जो भी मैं लिखूं वो नोट करते जाओ। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स एक लफ्ज फिजिकल से लिया गया है जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ नेचर। फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? नेचुरल फेनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल फेनोमेना मतलब नेचुरल प्रोसेसेस, कुदरती अमल जो हो रहे हैं उनके बारे में अगर हम पढ़ें तो उसे हम कहेंगे फिजिक्स। फिजिक्स की डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी का रिलेशनशिप पढ़ें तो उसे हम कहेंगे फिजिक्स। जैसे आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। m का मतलब है मास और c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। ओके, स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। मास और एनर्जी का रिलेशनशिप, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सके और एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो सके तो उसे हम कहेंगे फिजिक्स। सी स्पीड ऑफ लाइट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे तब ये इक्वेशन वैलिड है। तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the matter and energy and the relationship between matter and energy. In the physics we study about the natural phenomena. Natural phenomena के बारे में पढ़ें तो उसे हम कहेंगे फिजिक्स। तो आपको फिजिक्स के बारे में पता चल गया होगा कि फिजिक्स है क्या। अब हम आगे बढ़ते हैं, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। पहले मैं आपको बताऊंगा मैकेनिक्स के बारे में। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। अगर हम देखें फिजिक्स, फिजिक्स की दो ब्रांचेस है, एक है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। और अगर हम देखें मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है, मैक्रो मतलब लार्ज, जिसमें हम जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स हो उनके बारे में पढ़ें तो वो होगी क्लासिकल में क्लासिकल फिजिक्स। और अगर हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ें तो वो होगी मॉडर्न फिजिक्स। तो मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस है। नंबर 1 काइनेमेटिक्स,
नंबर 2 डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में भी हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं और डायनामिक्स में भी मोशन के बारे में पढ़ते हैं। अब आपको सवाल होगा कि काइनेमेटिक्स में भी मोशन के बारे में पढ़ते हैं और डायनामिक्स में भी मोशन के बारे में पढ़ते हैं, तो फर्क क्या है, क्या आप बता सकते हैं? काइनेमेटिक्स में हम काज नहीं पढ़ते। काज मतलब सबक। काइनेमेटिक्स में काज नहीं पढ़ेंगे, और जबकि जो डायनामिक्स है उसमें हम काज पढ़ेंगे। काज पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे काज क्या? जैसे आप देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मूव कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई काज होगा कि वो ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है, उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मूव कर रहा है या उसमें एक्सीलरेशन है तो उसके पीछे एक फोर्स होता है, एक काज होता है। वो काज क्या होता है? वो होता है फोर्स। ठीक है। अगर आपको रेस्ट और मोशन के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं। रेस्ट दो स्टेट्स होते हैं, एक होती है रेस्ट और दूसरी होती है मोशन। रेस्ट हम उसे कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट अगर वो अपनी जगह तब्दील ना करे तो उसे हम कहेंगे रेस्ट। रेस्ट, a body is said to be in rest if it does not change its position is called rest. और मोशन, मोशन हम उसे कहेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो अपनी जगह तब्दील करे तो उसे हम कहेंगे मोशन। तो रेस्ट क्या है? रेस्ट कोई ऑब्जेक्ट अगर वो अपनी जगह तब्दील ना करे तो वो होगी रेस्ट में, और अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी, कोई भी चीज अगर वो अपनी जगह तब्दील करे तो वो होगी मोशन। ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में भी मोशन के बारे में पढ़ते हैं और डायनामिक्स में भी मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन काइनेमेटिक्स में काज नहीं पढ़ते, जबकि जो डायनामिक्स है उसमें हम काज पढ़ते हैं। काज क्या होता है? वो होता है फोर्स। ठीक है। तो मैकेनिक्स के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। और एक चीज, ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन है द फेनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स। फेनोमेना क्या है? फिजिक्स के बुक में फेनोमेना लिखा हुआ होता है। फेनोमेना मतलब नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस मतलब कुदरती अमल। ग्रेविटेशन क्या है? फेनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स। जैसे जमीन है, जमीन ऑब्जेक्ट्स को क्या करती है? अपने आप की तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे स्पाइडर, स्पाइडर क्या करता है? वो अट्रैक्ट करता है। इसी तरह जो अर्थ है, अर्थ भी ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। ग्रेविटेशन की इक्वेशन है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इधर G जो है, G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 m2, तो G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है। G की वैल्यू क्या है? 6.673 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। तो आप इस पर ये डेफिनेशन याद करें कि मोशन और ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ें तो वो होगी मैकेनिक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं थर्मोडायनामिक्स पर। थर्मोडायनामिक्स, मैकेनिक्स, उसके बाद है थर्मोडायनामिक्स। थर्म का मतलब है हीट और डायनामिक्स का मतलब है मोशन। ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? हीट के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ हीट, स्टडी ऑफ हीट। टेम्परेचर, टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। एनर्जी, स्टडी ऑफ हीट, टेम्परेचर, एनर्जी एंड देयर
relation to energy and work। बुक पर डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन जो है वो बुक पर लिखी हुई है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में और एनर्जी के बारे में, सही है। हीट किसे कहते हैं? हीट कहते हैं इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट का यूनिट क्या है? हीट का यूनिट है जूल, जैसे एनर्जी का यूनिट है जूल। और टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर है द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। कोई चीज कितनी हॉट है या कोई चीज कितनी कोल्ड है वो कौन बताएगा? वो बताएगा टेम्परेचर, ठीक है। और अगर हम देखें एनर्जी, एनर्जी क्या है? द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। मेरे सेंटेंस पर गौर करो और ये डेफिनेशन अपने रजिस्टर पर नोट करो। एनर्जी क्या है? द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब कि किसी भी काम के लिए, कोई भी काम है उसके लिए एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप चल नहीं सकेंगे, कोई भी काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो हर वर्क के लिए जरूरी है। और एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। हीट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है। हीट ट्रांसफॉर्म कितने तरीकों से हो सकती है? 3 तरीकों से हीट ट्रांसफर हो सकती है। वो कौन से? नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 1 कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? हीट ट्रांसफर हो, हीट ट्रांसफर हो किसमें? मेटल्स में। मेटल्स, अगर आपने स्पून देखा हो या कोई भी बर्तन, वो गर्म क्यों हो जाता है? कंडक्शन की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बर्तन, जैसे आप टी बनाते हैं, ठीक है, तो आप कोई ना कोई बर्तन लेते हैं, तो जब आप उसमें पानी डालते हैं और हीट देते हैं उसको, तो आप तो सिर्फ ही सिर्फ इस जगह पर हीट देते हैं, तो ये पूरा बर्तन गर्म क्यों हो जाता है? सवाल तो होगा ना। देखो हमने हीट सिर्फ इधर दी, पूरा बर्तन क्यों गर्म हो गया? क्योंकि कंडक्शन की वजह से। कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होती है मेटल्स में, ठीक है। कंडक्शन की वजह से ये जो हीट है वो पूरे बर्तन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ओके, अब हम आते हैं कन्वेक्शन पर। हम इस पर डीप में बात करेंगे, फिलहाल हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इन टॉपिक्स को, इन चैप्टर्स को, ओके, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को। कन्वेक्शन में हम लिक्विड्स में जो हीट ट्रांसफर होती है वो होती है कन्वेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल ये बर्तन है, इस बर्तन में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आप इमेजिन करो, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है। अब हम जैसे हीट देते हैं तो ये मॉलिक्यूल ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला मॉलिक्यूल नीचे आता है। ऐसे जो हीट है वो ट्रांसफर होती है, इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन, सही है। हीट ट्रांसफर और लिक्विड में उसे हम क्या कहेंगे? कन्वेक्शन। समझ में आ रहा है? अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। नंबर 3 रेडिएशन। रेडिएशन हीट ट्रांसफर हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी है? गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, एंड ये जो भी है ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकती है, स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कि 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड स्पीड से, ठीक है। तो रेडिएशन जो है
वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए हीट ट्रांसफर हो तो उसे हम कहेंगे रेडिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बर्तन के ऊपर अगर आप हाथ रखते हैं तब भी आपका हाथ जो है वो जल जाता है। वो क्यों? क्योंकि रेडिएशन की वजह से। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर कौन से तरीकों से हो सकती है? 3 तरीकों से। नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 2 कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ते हैं हीट, टेम्परेचर, एनर्जी एंड रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क एंड एनर्जी का रिलेशनशिप और हीट को ट्रांसफॉर्म करने के तरीके, हीट को ट्रांसफर करना, ये हम किस में पढ़ेंगे? थर्मोडायनामिक्स में। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलेंगे हम दूसरे लेक्चर में।